बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो है सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, ठीक है। कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का, ठीक है। और बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा का, ठीक है। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। और मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, याद रखिए, ठीक है। अब है कोशिका। कोशिका चैप्टर क्लास 9 में है एनसीईआरटी बुक में। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, याद रखना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब की थी? 1665 ईस्वी में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। सवाल ये भी आ सकता है कि नेफ्रॉन की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ सेल या फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो की थी, ये सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। किसने की थी? देखो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की। और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना यही सब पूरा 9 में दिया है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज। सवाल इस तरह पूछ सकता है, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1881 में। दूसरा है स्लाइडेन एवं स्वान। इसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। बताया ना कल परसों। स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। और कहा कि शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। और सबसे छोटी इकाई यही है, ठीक है। यह सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। अब सवाल इस तरह पूछता है, सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? हाँ, उसको बना। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। कल परसों भी तुम बताइए, दिमाग में लोड नहीं रखती है। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन, ठीक है। किसका होता है? ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है, याद रखना। और तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कर सकता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसमें अगर विभाजन होता है तभी क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक होता है, लेकिन विभाजन नहीं होता, इसलिए क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यदि क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक होता है ब्रेन में, ठीक है, माथा में, तो क्या होता है कि आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन वहाँ क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं होता, जिसके चलते वो आदमी गिरता है, माथा में चोट लगता है, वो मर जाता है, ठीक है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर यानी यकृत में होता है, ठीक है, जिसको जिगर भी कहते हैं। कहाँ होता है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन? लीवर में। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकती है। लीवर जो है, इसमें अगर कोशिका का क्षति हो गया तो ठीक हो सकता है, ठीक है। देखो कोशिका का अंग कितना है? जीव द्रव्य, ध्यान दो, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको। इसकी खोज कुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? कुरकिंजे ने।
कुर किंजन है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह क्या होता है? एक तरल गाढ़ा पदार्थ, और इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव को। किसे कहते हैं? जीव द्रव को। और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव में होती है। किसमें? सभी जैविक क्रियाएं किसमें होती है? जीव द्रव में। अभी बताते हैं, दिमाग में लोड नहीं लेता। अरे हूँ तो बोलने नहीं सकती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। किसका 80% भाग जल का बना होता है? जीव द्रव का। यह 2 प्रकार का होता है। कौन 2 प्रकार का होता है? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, याद रखना। कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। अब आ जाओ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का। सवाल पूछेगा कोशिका भित्ति किससे बना होता है? क्या बोलेगी? सेल्यूलोज का। और केवल पादपों में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधों में। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, और यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों को कौन सुरक्षा देता है? पानी। अभी बताए कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों को कौन सुरक्षा देता है? कोशिका भित्ति। ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखो, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कायरिन की। सारा एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक में दिया है। तुम लोग को पढ़ती नहीं है बुक, इसलिए तुम लोगों से नहीं होता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, यानी हम लोगों में भी और पेड़ पौधों में भी। ठीक है। और कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंतर्गत रहते हैं। किसके अंतर्गत रहते हैं? बनाओ इसको, आगे बनाओ, उसी में आगे बनाओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यह जंतु तथा पादप में दोनों पाया जाता है। कौन पाया जाता है जंतु तथा पादप में? अभी बताए हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। किस झिल्ली के अंतर्गत? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य। इसको वर्णात्मक पारगम्य भी कहा जाता है, कल बताए थे। यानी ये कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी से सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। और इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। और यह ऑक्सीश्वसन होता है। यह क्या होता है? ऑक्सीश्वसन। ठीक है। और यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। ठीक है। जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी तथा ग्लूकोज। और हमें ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर या शक्ति घर कहते हैं। ठीक है। और देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक यानी साइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब आ जाओ अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसलिए इतना नाम नहीं लिख के ER लिखता। क्या लिखता है? ER। ठीक है। ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक, आर से हो गया रेटिकुलम। आर से क्या हो गया? रेटिकुलम। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी ये जो ER है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहारा देता है। क्या सहायता देता है? क्या देता है? आंतरिक सहारा या सहायता। और अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं? अतः प्रद्रव्य जालिका को। किसको कहते हैं? अतः प्रद्रव्य जालिका को। ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यह होता है स्मूथ ER। ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ ER क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण। और रफ ER क्या करता है? इस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो
रफ ईआर। चलो राइबोसोम, राइबोसोम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, राइबोसोम। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन है? राइबोसोम। और यह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और यह दो प्रकार का होता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या निर्माण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या निर्माण करता है? प्रोटीन का, बोतल का नहीं। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम जो होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अब आ जाओ सेंट्रोसोम। एक मिनट, देखो एक होता है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, उसका टाइटल के नाम पर पड़ा है। इसकी को गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और यह पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? पदार्थों का परिवहन और आतायत में सहायक है। जितना भी कोशिका में पदार्थ है यही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, आ जाओ सेंट्रोसोम, जिसको तारकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारकाय। ठीक है, ये कल भी पूछे थे तुमको। यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन। और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क में। अभी हम क्या बताए थे कि मस्तिष्क जो तंत्रिका तंत्र है जिसमें विभाजन नहीं होता, जिसके चलते आदमी गिरता है, मर जाता है, माथा में चोट लगता है। तो अगर ये सेंट्रोसोम मस्तिष्क में रहता तो माथा में चोट लगने के बाद नहीं मरता आदमी, क्योंकि वहाँ तुरंत कोशिका बनने लगता, तुरंत विभाजन होने लगता। ठीक है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, यानी हम लोग भी जंतुएं मानते हैं। ठीक है ना। और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सवाल पूछ सकता है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा। और सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने। क्या हुआ? सुई पड़ा है क्या? अच्छा, दो आदमी रख देना, पकड़ के उठा देगा हाथ तो। ठीक है, अरे आज से तुम लोग दोनों इसका हाथ पकड़ के उठाएगा 2-3 दिन तक, जब तक हाथ ठीक नहीं होगा। चलो, लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ध्यान से सुनना, कल से आज के बाद से चैप्टर ना पूछेंगे, ना बताएंगे, ना पढ़ाएंगे। अच्छा, नहीं पूछेगा? हाँ पूछेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाइएगा नहीं? नहीं, ये चैप्टर आप पढ़ाएंगे नहीं, कंप्लीट 5 दिन से कंप्लीट पढ़ा रहे हैं इसको, 5-6 दिन से। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य। और इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, ये है लाइसोसोम, देखो। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। और लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। और इसे एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब। और लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे। नाम भी गजब गजब है, डी डुबे, ले डुबे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका के अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, इसलिए आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लीहा में। जिस कारण एस्थेलिन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र कहते हैं एस्थेलिन को। किसको कहते हैं? एस्थेलिन को। अब आ जाओ केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और यह कोशिका को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? कोशिका को। और यह इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। और इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है? 80%।
अब आ जाओ रसधानी, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। यह जल को संचित करके रखता है। क्या जल संचित करके रखता है? जल को, यानी इसको स्टोर करके रखता है। और यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। जंतु में छोटा कौन होता है? रसधानी। और पादपों में बड़ा कौन होता है? रसधानी। ठीक है, ठीक है, इसका सही बनाए। आगे बढ़ो। लवक, लवक को कहा जाता है प्लेस्टिड। क्या कहा जाता है? प्लेस्टिड। ठीक है, बार बार सुनी होगी प्लेस्टिड प्लेस्टिड। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? लवक। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पदार्थों में। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सो देख लो। सबसे पहले हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अवर्णित लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद वर्णित लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, हरित लवक जो है यह भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और अवर्णित लवक जो है ये ल्यूकोप्लास्ट है, यह भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, हरित लवक यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जड़ तथा फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जड़ तथा फल में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पत्ती तथा तना में। और ल्यूकोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जड़ तथा फल में। ठीक है, और वर्णित लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यह रंग प्रदान करता है। यह टमाटर, मिर्च, ठीक है, गाजर इस सब में पाया जाता है। गाजर जो है इसका रंग जो है थोड़ा सा केसरिया रंग का होता है, तो केरोटिन के कारण। किसके कारण? केरोटिन के कारण। देखो, इसमें हम रसधानी अभी बताया, जिसको वैक्यूल्स, इसमें छोटा होता है एनिमल सेल में। ठीक है, और प्लांटी सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। ठीक है, और दोनों में पाया जाता है झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। ठीक है, याद रखना इसको। और कोशिका भित्ति पाया जाता है किसमें? केवल पेड़ पौधों में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। प्लेस्टिड किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, लाइसोसोम किसमें पाया जाता है? जंतुओं में, पेड़ पौधों में नहीं। आ जाओ चुकंदर। चुकंदर का रंग उसके बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटानोन कोशिका के कारण। फलों का रंग जेंथोफिल कोशिका के कारण। कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा इसमें बनाता है, इधर 2 को बेसी दे दिया है। देखो यहाँ, कोशिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक जो होता है यह विकसित होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है यह विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक पादप और जंतु में भी, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अंग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। इनमें प्रारंभिक कोशिका भी, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम में 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम और शेष अंग का अभाव देखा जाता है। और यूकैरियोटिक में ये पूरी तरह विकसित होती है। ठीक है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। और पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। पेड़ पौधा का कोशिका आकार चौकुट होता है। और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। ठीक है, और इनमें इनका रसदानी जो होता है, वैक्यूल्स जो होता है, वो बड़ा होता है। पेड़ पौधों में, जंतुओं में छोटा होता है। और पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। जंतु कोशिकाएं कैसे होती हैं? गोल होती हैं। और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है जंतु कोशिका में? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो बिना कोशिका भित्ति वाले यानी पेड़ पौधों वाले जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, उसमें लाइसोसोम, ER, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कोशिका। मानव में यह 28
यहाँ पे गलत दिया। मानव में 23 जोड़ा पाया था। कितना पाया था? 23 जोड़ा, यानी 46 पाया था। कितना पाया था? 46। ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो किया था वर्ल्ड डेयर ने। किसने किया था? वर्ल्ड डेयर ने। और इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक है। और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। और इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमर। और इसके बीच में धागे के समान संरचना जो पाई जाती है इसको एरान कहते हैं। क्या कहते हैं? एरान। ठीक है। ये देखो क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। तुम्हारा गुण जो है तुम्हारा बेटा बेटी में जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अपन माया पर गया है, अपना पापा पर गया। अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। तुम्हारे अंदर कोई अगर बीमारी है, वो हो सकता है बीमारी तुम्हारा बेटा बेटी में जा सकता है। हाँ देखो कोशिका विभाजन जो होता है ना, एक कोशिका का टूटकर या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। और जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जो नई कोशिका होता है वो क्या कहलाता है? डॉटर सेल। और जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेट। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है उसको कहते हैं एमोटोसिस, समसूत्री विभाजन को कहते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। ठीक है। अब देखो असूत्री विभाजन जो होता है यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। और इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। किससे होने लगता है? बड़ा। और इसके आगे चलकर यह बीच से धंस जाता है। क्या हो जाता है? बीच से धंस जाता है और 2 भाग में बंट जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाया, यहाँ पर चलते हैं। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन काय कोशिका में होता है। किसमें होता है? काय कोशिका में। या जनन कोशिका को छोड़कर, ठीक है, ओवियम और स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बनाता है। किसका बनाता है? काटीय कोशिका। और इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है। और दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहता है, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। दोनों में क्या होता है? समान संख्या में क्रोमोसोम रहता है, इसलिए इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। और इसकी 5 अवस्थाएं होती है। क्या, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। इंटरफेज या सबसे बड़ी अवस्था, इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। सबसे अंतिम अवस्था कौन है? टेलोफेज। ठीक है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट-फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन। जैसे छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। छिपकली का पूंछ या चूहा का पूंछ यदि कट जाता है तो तुरंत वो निकल जाता है। ठीक है। कुछ समय लगता है, नहीं देखती कि छिपकली का पूंछ कट गया, बाद में इसका फिर पूंछ आ जाता है। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं मियोसिस। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, स्पर्म और ओवियम में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी। और इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? 4 पुत्री। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ठीक है। और इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है और इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। देखो यहाँ दिखाया, इसमें क्या हुआ? इसमें आधा हो गया। ठीक है। क्या हो गया? आधा हो गया। घट के क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है। आ जाओ सिंड्रोम। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं और इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45। और यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्त्रियों में। और इसमें स्त्रियों का शरीर
अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। जिसमें 45 क्रोमोसोम पाया जाता है उसको बच्चा नहीं होगा, ठीक है। और आ जाओ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, उस पुरुष से कोई बच्चा नहीं होगा। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें क्या होता है कि यह शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, ठीक है। और मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलाइड। और पटाओ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ क्या होता है? कड़ा हो जाता है, ठीक है। और वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस विषाणु जो है, ठीक है, वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। मैंने टॉपिक बता दिए, अब जाके उसको याद कर लें।